नमस्कार। जय हिंद मेरे आर्मी के जवानों। स्वागत है आपका जीके सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी टीए के आपके बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट चल रहे हैं, साइंस, मैथ्स और जीके के। तो जिसमें साइंस का मॉक टेस्ट में आज 15 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि भाई इन क्वेश्चन को देखें और अच्छी चीज़ें नोट करें जो आपको नहीं आती है, और आंसर देते रहें कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में हमें ये भी बताएं कि भाई इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए हैं, ठीक है। जिससे आप एक तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर कहाँ पर पहुँचा है, और हम भी आपके ये देखकर मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके लाते हैं, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है भाई? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वाई डू स्टार्स ट्विंकल? आपको बताना है कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। हम देखते हैं कि वो टिमटिम करते नजर आते हैं, तो कारण क्या है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकिरणन और विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन के कारण। बताइए भाई क्यों टिमटिमाते हैं? तो आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं। एक आपने घटना सुनी है अपवर्तन की। अपवर्तन की घटना क्या कहती है कि एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम में कण बहुत पास पास होते हैं और विरल में दूर दूर होते हैं। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आती है और यहाँ पर टकराती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर हम अभिलंब बनाते हैं यानी नॉर्मल, ठीक है। तो सघन से जैसी विरल में जाती है, इसको जाना तो ऐसे था, कैसे था? ऐसे, लेकिन ये जाती किस तरफ है? अभिलंब से दूर जाती है। और अगर विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये जो अपवर्तन की घटना है यही लागू होती है आपके किस में? स्टार्स ट्विंकल में। कैसे भाई? मान लो कि ये कोई वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, ठीक है, बहुत सारे कण हैं, और यहाँ पर आपका स्टार है, कोई भी तारा है जो चमक रहा है, इसका प्रकाश यहाँ पर है। अब ये प्रकाश मान लो इस कण से गुजरेगा, मतलब यहाँ कुछ माध्यम अलग है, तो ये मान लो सघन है या विरल है, तो या तो वो सघन से विरल में जाएगा तो आपके दूर चला जाएगा अभिलंब से, तो आपकी ऐसी रेखा बनेगी। फिर विरल से सघन में जाएगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो ये जो प्रकाश है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर जाता रहता अपनी जगह पे, लेकिन जो प्रकाश अगर माध्यम से गुजरता है कणों में से, तो हमें वो कैसा दिखता है? इधर उधर इधर उधर। इसलिए हमें लगता है कि ये चमक रहा है, लेकिन ये किसके कारण होता है? आपके अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपके हो जाएगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो आपकी ये घटना, यहाँ तारे हैं, इसमें से ये प्रकाश आया कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये आपकी अपवर्तन की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आपके पास मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है भाई? जो ये गैसें क्या करती है? सूर्य की जो यूवी प्रकाश यानी अल्ट्रा वायलेंट पराबैंगनी किरणें नीचे आती है, इनको ऊपर जाने से रोकती है ताकि हम यहाँ पर वातावरण में रह सकें। अगर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती है तो पृथ्वी का जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा? बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा। तो उनको रहने योग्य कौन बनाता है? ये ग्रीन हाउस गैसें। तो ये कौन कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है एक ट्रिक, मीना का जलवा। क्या याद रखना भाई? मीना का जलवा, जिसमें मी क्या हो जाएगा? मीथेन, ना क्या हो जाएगा आपके? नाइट्रस ऑक्साइड, और का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जलवा से क्या याद रखोगे? जल वाष्प। ये चार क्या होती हैं आपकी? ग्रीन हाउस गैसें। तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें। तो अब इनमें से कौन सी नहीं है आपकी? अमोनिया। अमोनिया आपके क्या नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड का आंसर आपके अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें कितनी बोन्स होती है ये आपको बताना है। जो ऑप्शन है आपके पास वो है 204, 206, 208
210। तो देखो आपको पता है कि अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो बच्चे में कितनी हड्डियां होती है आपके, लगभग 300 से 350 हड्डियां, ठीक है, ये हड्डियां होती है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है छोटी छोटी हड्डियां जुड़ती है और मजबूत होती जाती है। और फिर लास्ट में जब वो अडल्ट होता है तो उसमें कितनी हड्डियां बचती है आपके, 206। तो याद रखना अडल्ट में कितनी होती है, 200 से 206 बोन्स, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखो प्रकाश के दो तरह के नेचर होते हैं, ड्यूल नेचर होते हैं। एक वो तरंग के रूप में भी गमन करता है, दूसरा वो कणों के रूप में भी, पार्टिकल के रूप में भी गमन करता है। तो वो पार्टिकल के रूप में वो छोटे छोटे बंडल के पैकेट के रूप में गमन करता है। तो वो जो पैकेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास पॉजिट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन या नन ऑफ दीज। तो वो जो बंडल के पैकेट हैं, ऊर्जा के पैकेट हैं, उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं भाई, फोटोन, याद रखना, ऊर्जा के पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चौथे का आंसर आपके पास बी हो जाएगा, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है, यानी कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मेजरिंग डिवाइस कौन सा है, इनमें से ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर और रेन गेज। तो अपने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भूकंप है, अर्थक्वेक को अगर आपको मापना है तो उसके लिए आपके पास कौन सा डिवाइस, कौन सा यंत्र, इंस्ट्रूमेंट होता है, सिस्मोग्राफ, जो बताता है कि भूकंप आया है या नहीं आया। और इसके साथ आपको क्या याद रखना है, रिक्टर स्केल। क्या याद रखना है, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना, ठीक है। ये क्या बताता है, भूकंप की तीव्रता। क्या बताता है भाई, भूकंप की तीव्रता, यानी कि भूकंप कितना तेज आया है या धीमा आया है, ये कौन बताएगा, रिक्टर स्केल। और भूकंप आया नहीं आया, ये कौन बताएगा, सिस्मोग्राफ। तो फिफ्थ का आंसर आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला देखो, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, यानी कौन सा फाइलम है एनिमल का जिसमें क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। कल भी हमने एक आपके वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का एक क्वेश्चन लिया था, R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी। तो उसी के हिसाब से एक क्वेश्चन आज भी हम लेकर आए कि कौन से जानवर होते हैं जिनके शरीर पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र। तो ऑप्शन है आपके पास सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा और पोरीफोरा। तो देखो पोर्स होते हैं, पोर्स का मतलब होता है छिद्र, और पोर से ही क्या बना है, पोरीफेरा, ठीक है। पोर से ही क्या बना है, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होते हैं इनके ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, आपके छिद्र पाए जाते हैं। और पोरीफेरा में आपके अमीबा हो गया, पैरामेसियम, ये जंतु आते हैं। इन इतना डीपली आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ बाहर से क्या याद रखना है कि छिद्र किस पे होंगे, आपके पोरीफेरा पे, ठीक है भाई। तो सिक्स्थ का आंसर आपके डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपके, शुष्क बर्फ है, इनमें से शुष्क बर्फ क्या है, ये आपको बताना, ड्राई आइस। तो ऑप्शन है आपके पास D2O, ठोस CO2, और यहाँ लिख लेना द्रव CO2 और जल। तो हमने ए पे भी आपके 99 में बैच चल रहा है आपके आर्मी टीए का, मैथ्स, जीके और साइंस वहाँ पढ़ाई जा रही है, बहुत ही बेसिक से 0 से। तो वहाँ पर भी हमने ये पढ़ रखा है कि जो शुष्क बर्फ है यानी ड्राई आइस है, वो क्या होता है, सॉलिड CO2 या ठोस CO2, ठीक है भाई। इस बात को ध्यान रखना है कि ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ, ठीक है। ये शुष्क बर्फ बहुत ठंडी होती है और ये बादल बनाने में भी काम आती है, ठीक है। तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक या संचारी रोग है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पर कौन सा है। तो जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, खसरा यानी मीजल्स, मधुमेह, डायबिटीज, स्कर्वी और अस्थमा। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज आपके पास कौन से होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं, किन के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, टच द्वारा
ठीक है, साथ खाने से रहने से फैल जाते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। तो वो जो डिजीज है वो इनमें से कौन सा है? तो आपको पता है कि जो डायबिटीज है ये तो कैसे होता है, आपके इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी। और आपका जो स्कर्वी है ये किससे होता है? विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से। और अस्थमा ये आपके किससे रिलेटेड है? सांस से रिलेटेड। अगर आपको सांस नहीं आती है तो वहाँ अस्थमा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी फैलता नहीं। इसमें देखो ये अपने व्यक्तिगत होती है, इंसुलिन की शरीर में कमी व्यक्तिगत होती है, पर्सनल। विटामिन सी भी और सांस की भी, सांस की नली जिसकी खराब हो जाए उसको अस्थमा होती है। तो इसमें आपकी जो मीजल्स है, खसरा, ये क्या होता है? ये एक वायरल डिजीज है। तो ये क्या हो जाता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। तो इसलिए ये कैसा हो गया? आपके कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे आजकल ये बहुत कम हो गए हैं खसरे के, क्योंकि टीके लग जाते हैं आजकल, आपके वैक्सीन। तो खसरा क्या है? आपके कम्युनिकेबल संक्रामक रोग है, ठीक है। तो 8th का आंसर आपके ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की? अगर आप बस में बैठे हो और बस में ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुकते हैं, तो ये कौन से नियम के आधार पर होता है? तो आपके पास ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या संवेग संरक्षण का नियम। तो आपने नाम सुना होगा जड़त्व, यानी कि इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है? कोई भी वस्तु जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी, ठीक है। और इसी के आधार पर कौन सा है आपका? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जो क्या कहता है? अगर कोई वस्तु जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगा हो, ठीक है। तो बाहर से बल, अब जैसे बस में आप बैठे हो और गाड़ी चल रही है तो कोई बल नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाया तो बाहर से बल लगा है। तो बल लगा तो आप आगे की ओर झुकोगे, आपकी पोजीशन में क्या होगा? चेंज होगा। तो किसके आधार पर है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के आधार पर, ठीक है भाई। तो 9th का आंसर आपके पास ए हो जाएगा, पहला नियम जड़त्व का नियम। 10th क्वेश्चन है आपके पास, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आपकी एंट स्टिंग है, चाहे इसमें आपके मधुमक्खी का बोले, बीज स्टिंग, मधुमक्खी का डंक बोले, चाहे चींटी का डंक बोले, तो इनमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो आपको पता है, चाहे चींटी का हो, मधुमक्खी का, या नेटल का, एक नेटल का पौधा होता है, ठीक है। इनका अगर कांटा चुभ जाए तो भी इन तीनों में कौन सा आपके अम्ल होगा? मिथेनोइक, जिसको और क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो 10th का आंसर आपके सी हो जाएगा, मेथेनोइक फॉर्मिक। नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी बेटर आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा हम आपके साथ हैं, जब तक आपकी ये आर्मी टीए की भर्ती चलेगी, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, ताकि ऐसे मॉक टेस्ट आपके पास आते रहें। अगला क्वेश्चन देखो, 11th, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो इसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, या समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये लोहा है, ठीक है। इस लोहे में क्या मिलती है? ऑक्सीजन। और क्या मिलता है आपके पास? वाटर, ठीक है। और क्या बनता है? Fe2O3.XH2O। ये आपके जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है? जंग यानी रस्ट का। तो देखो, लोहे के साथ क्या क्या मिला? जुड़ा ही है, तो जुड़ा है, इसका मतलब इसका भार भी क्या होगा? आपके बढ़ेगा। भार भी क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखना, जंग लगने पे उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है भाई। तो 11th का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखो, यदि निर्वात में, निर्वात यानी आपके वैक्यूम, तो वैक्यूम में अगर लोहा, कागज और पत्थर, ये तीन है, इनके टुकड़े को एक साथ गिराते हैं। अगर एक आपने निर्वात में चले गए और इन तीनों को साथ में गिराया, तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? ये आपको बताना है।
ऑप्शन है आपके पास लोहा गिरेगा, कागज, पत्थर या तीनों एक साथ। तो निर्वात, निर्वात क्या होता है? एक ऐसा जगह, एक ऐसा एरिया जहां पर आपकी कोई भी मीडियम नहीं होती है, यानी कोई भी माध्यम नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई भी माध्यम यानी जल, वायु या और कोई कुछ सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी माध्यम अगर यहाँ उपस्थित नहीं है तो वो क्या होगा? वैक्यूम होगा, निर्वात। तो निर्वात में अगर माध्यम ही नहीं है तो उसकी गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चाहे आप लोहा गिराओ, कागज गिराओ या पत्थर, ये तीनों क्या आएंगे? आपके एक साथ नीचे आते हैं। तो इसका आंसर याद रखना है, निर्वात में माध्यम नहीं होता है। तो अगर कहीं पर माध्यम नहीं, अब जैसे अगर मैं यहाँ गिरूँ पृथ्वी पे तो यहाँ हवा है, तो हवा के कारण हो सकता है कि वो रुके, ऊपर उड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके माध्यम का प्रभाव पड़ता है, लेकिन निर्वात में माध्यम ही नहीं है तो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो तीनों क्या आएंगे? एक साथ आएंगे। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखो, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि जेड, एटॉमिक नंबर बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, परमाणु भार यानी कि ए आपकी द्रव्यमान संख्या, तो उस तत्व को क्या कहेंगे? अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके पास समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। तो अपन ने अपने प्ले स्टोर पे जीके सीरीज के ऐप पे आपके बैच चल रहा है जिसमें हमने ये टॉपिक करवा दिया है कि एटॉमिक नंबर अगर सेम है और मास नंबर अलग अलग है तो उनको क्या बोलते हैं? आपके समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, और आइसोटोप में हमने और बताया था कि जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम और इसको बोलते हैं आपके ट्रीटियम। ठीक है भाई, तो समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या हो? अलग अलग। इसका उल्टा होता है समभारिक, जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग। ठीक है भाई, तो 13th का आंसर आपके बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखो 14, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? ये बताओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 0.3, 0.03, 3 या 30%। बताइए। तो आपको पता है कि जो वायुमंडल है आपका, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, इसमें 78% तो आपके पास क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 21% आपके पास क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। और 0.93% आपके पास क्या होती है? आर्गन होती है। और 0.03% आपके पास क्या होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ CO2 को पूछा है तो CO2 क्या हो जाएगा? बी आंसर 0.03%। ठीक है, तो 14th का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 15th है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? बताइए भाई, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग इनमें से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास भवनों की यानी बिल्डिंग का पता लगाने के लिए, बिल्डिंग की आयु, जीवाश्म की आयु, पत्थर की आयु और शिशुओं की आयु। तो ये भी हमने बेच पे पढ़ रखा है कि जो जीवाश्म है आपके फोजिल्स, जीवाश्म यानी जैसे आपके लकड़ी है, जीव जंतु, इनसे अगर कोई ईंधन बना है तो उनको जीवाश्म। तो इनका अगर आपकी आयु ज्ञात करनी है कितना पुराना है तो वहाँ पर आपको क्या यूज करना है? रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो 15th का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति काम ली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो, आपके प्ले स्टोर पे ऐप का नाम है जीके सीरीज। ठीक है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपके ओनली 99 में आर्मी टीए का बैच चल रहा है जिसमें मैथ्स, जीके और साइंस के अलग अलग टीचर्स आपको बहुत ही शानदार बेसिक से 0 से पढ़ा रहे हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये क्यूआर दे रखे हैं, आप स्कैन करके, जिसमें आपको
आर्मी की सारी अपडेट्स यहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।